नमस्कार। मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस के महबूब, जिनकी मोहब्बत में खुद कांग्रेस आला कमान इस कदर दीवाना है कि पिछले 1.5 साल से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। नाम है उनका महबूब अली कैसर। कैसर साहब, मुहामुही में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जी। लेकिन हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। महबूब अली कैसर के दादा अंग्रेजों के जमाने के नवाब थे और पिता आजाद बिहार में मंत्री। सिमरी बख्तियारपुर में अच्छा खासा साम्राज्य चलता था। आज भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। बिहार में कांग्रेस ही नहीं, तमाम पार्टियों में इनसे ज्यादा स्टाइलिश कोई दूसरा नेता नहीं है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाकर निकलते हैं तो नेता कम, नवाब ज्यादा नजर आते हैं। जुलाई 2010 में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी आला कमान ने सोचा था कि अल्पसंख्यक हैं, यंग हैं, खूबसूरत हैं, एक विरासत के वारिस हैं और 10 जनपद की नीतियों को शूट करते हैं, इसलिए 9 को 90 भले न बना पाए, 19 तो बना ही देंगे। लेकिन बेचारे 4 पर ले आए, यानी बिहार कांग्रेस में 4 जनों की चांदनी, बाकियों की अंधेरी रात का दौर शुरू हो गया। चुनाव में हार भी मिली और ये तोहमत भी कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए। इसीलिए कैसर साहब ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन महबूब की मोहब्बत में लीन आला कमान ने इस पर 1.5 साल से फैसला नहीं किया है। अब फिर चर्चा है कि कैसर साहब चंद दिनों के ही महबूब हैं। बिहार कांग्रेस को कोई नया महबूब मिलने वाला है। विदाई की घड़ी करीब देखकर कैसर साहब को ख्याल आया कि क्यों न नीतीश कुमार की पोल खोली जाए, सो पोल खोल यात्रा शुरू की। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा से उन्हीं की पार्टी की पोल खुल रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां बने, मोतिहारी में या गया में, ये 2 सवाल ऐसे हैं जिन्हें लेकर प्रदेश कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। केंद्र की अपनी सरकार के साथ जाएं या उस राज्य की जनता के साथ जहां सियासत करनी है। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बारे में बिहार कांग्रेस की सोच क्या है, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। सवाल बहुत सारे हैं, कोशिश ये रहेगी कि जनता को उनके जवाब जरूर मिल जाएं। कैसर साहब, इस भीषण गर्मी में कांग्रेस आला कमान सूखे बरगद के नीचे एक गाना न जाने कब से गाए जा रहा है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। तो आप अपनी कुछ रंगीनियां अपनी पार्टी को क्यों नहीं दे देते? देखिए, उसी सिलसिले में हम लोग पोल खोल यात्रा जो निकाल रहे हैं जी, उसी मोहब्बत का इजहार करने के लिए और जो मोहब्बत का इजहार जो यूपीए सरकार ने, यूपीए 1 और 2 ने जी, जो सारे मुल्क को भारत निर्माण के जरिए एक तोहफा दिया है, उसकी किस तरह से बिहार में या और भी राज्यों में जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, या उन योजनाओं में जो गरीबों के लिए है उसमें लूट मची है, इन चीजों को लेकर के पोल खोल यात्रा हम लोगों ने 27 अप्रैल को निकाला था पटना से, और 4 कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और सेकेंड फेज में हम लोग 5 कमिश्नरी को करेंगे। नहीं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पोल खोल यात्रा जो है आपने नीतीश सरकार की पोल खोलने के लिए नहीं किया, अपनी पार्टी के संगठन की पोल खोलने के लिए किया। हम लोग इस बात को शुरू से इकरार कर रहे हैं कि संगठन, और हम क्या, हमारे आदरणीय अध्यक्ष सोनिया जी ने भी यूपीए चुनाव के बाद और बिहार चुनाव के बाद इस बात को वाजा किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि संगठन में हम लोग की कमी है। लेकिन बिहार में पिछले 8-9 महीना से संगठनात्मक चुनाव चल रहे थे और वो लगभग कंप्लीट है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जबकि अपने जगह पर आ जाती है तो हम समझते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी जगह पर आ जाएगी तब आ जाएगी। लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक हैसियत रखते हैं, मान लीजिए कि वो रामजतन सिन्हा है, श्याम सुंदर सिंह धीरज हैं, ये आपके साथ मिलकर नीतीश कुमार की पोल क्यों नहीं खोलते हैं? हाँ, इसमें जरूर कमी है कि हम लोगों ने सबको इनवाइट किया था जी। और ऐसी बात नहीं, काफी सीनियर्स पटना में जिस दिन फ्लैग ऑफ हुआ था, जिस दिन हमारे
आदरणीय इंचार्ज जो हैं गुलचैन सिंह चारक साहब वो भी मौजूद थे जी। हमारे CLP थे और सीनियर नेता सब काफी थे, लेकिन बहुत नहीं भी थे। मुमकिन है कि किसी न किसी काम से अपने क्षेत्र में हो या पटना में ही हो या दिल्ली में हो, कहीं हो, इसकी जानकारी हमको नहीं, लेकिन तो मतलब पार्टी के भीतर जो है कहीं गंभीर डिफरेंसेज है ना? नहीं, देखिए डिफरेंस नहीं है, लेकिन सवाल है कि अभी हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है आदरणीय सोनिया जी को अध्यक्ष चुनने का और इलेक्शन कमेटी चुनने का और AICC मेंबर्स। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, बहुत लोग इस रेस में हैं, बहुत लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं और क्यों नहीं चाहें, जो सीनियर लोग हैं या जिनकी ख्वाहिश है, जो टेक्निकली जितने भी हमारे स्टेट डेलीगेट्स हैं वो सब एलिजिबल हैं उसके लिए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली में सत्ता के कैंप कर रहे हो, ना हो यहाँ पर। तो मतलब एक किस्म की परंपरा ये कांग्रेस में पुष्ट हो रही है कि जो आज अध्यक्ष पद की रेस में हैं वो मौजूदा अध्यक्ष के साथ नहीं है, और जब वो कल अध्यक्ष बन जाएंगे तो आज के अध्यक्ष उनके साथ नहीं रहेंगे। देखिए, हमारा तो ये सीधा मानना है कि कल हम अध्यक्ष न रहें और जिनको भी अध्यक्ष बनाया गया वो आदरणीय सोनिया जी के अप्रूवल से बनाया जाएगा, उन्हीं के नॉमिनी होंगे। तो उसके साथ अगर आप नहीं रहते हैं तो आप पार्टी के साथ वफादारी नहीं कर रहे। हम जो भी अध्यक्ष होगा उसके साथ दिल और जान से रहेंगे। लेकिन धुकधुकी तो होगी ना कैसर साहब की कुर्सी आपकी जाने वाली है, कोई और आने वाला है, तो धुकधुकी तो होगी ना? कोई धुकधुकी नहीं है। जब तक है तब तक पार्टी की खिदमत करना किसी भी अध्यक्ष का ये काम है। चलिए ठीक है, सोनिया जी तय करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस में तो देखिए ये अधिकार होता नहीं है निचले स्तर के नेताओं को और राज्य स्तर के नेताओं को। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत राय पूछ लेता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सक्सेसर कौन हो तो आप किसका नाम लेंगे? भाई, ये प्रेरोगेटिव अगर हमको दिया जाता तो हम आपको नाम अभी बता देते हैं। नहीं, लेकिन ये क्योंकि प्रेरोगेटिव आदरणीय सोनिया जी का है जी। आप पार्टी नेता की हैसियत से नहीं, एक व्यक्ति की हैसियत से बता दीजिए कि अगर ये आपके पास ये अधिकार होता तो आप किस नाम को आगे बढ़ाते? कोई एक नाम बोलना मुश्किल है। रामजतन सिन्हा या श्याम सुंदर सिंह धीरज? काफी लोग ऐसे हैं जो कि इस चेयर को, रामजतन सिन्हा और श्याम सुंदर सिंह धीरज में किसका नाम आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, आप अगर दो ही नाम बोल रहे हैं तो ये नहीं, मैं और है। हो सकता है उससे 10 और 15 और नाम हो जिसके बीच में अगर तो प्रेमचंद्र मिश्र और शकील अहमद में बता दीजिए, दो लोगों में इनमें। नहीं, किसी का नाम हम बताने के पोजीशन में इसलिए नहीं है। अनिल शर्मा, अवधेश नारायण सिंह, विजय शंकर दुबे, कोई एक नाम तो बताइए। सारे लोग योग्य हैं, इनमें से जिसको भी सोनिया जी चुनेंगे उसके साथ हम रहेंगे। मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 60 साल में बिहार में किस कदर अर्श से फर्श पे पहुंच गई। 1951 में हुआ पहला विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने जीती 240 सीटें। 2010 में हुआ 15वां विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के पास रह गईं 4 सीटें। 1952 में हुआ पहला लोकसभा चुनाव, कांग्रेस ने जीती 45 सीटें। 2009 में हुआ 15वां लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के पास रह गई महज 2 सीटें। आजकल बिहार में मतदाताओं की संख्या है करीब 5.5 करोड़, लेकिन कांग्रेस को समूचे बिहार में विधानसभा चुनावों में मिलते हैं सिर्फ 10 लाख वोट और लोकसभा चुनावों में मिलते हैं सिर्फ 25 लाख वोट। तो कैसर साहब, आपने ये देखा बिहार में कांग्रेस का जो बरगद था वो कहीं से ऐसा लगता है कि सोनिया जी के गमले का एक कैक्टस बन गया है। एक बरगद एक कैक्टस की शक्ल में तब्दील हो गया, कैसे और क्यों? देखिए, इसके बहुत सारे वजूहात हैं, कोई एक पिन पॉइंट करके एक चीज को आदमी नहीं बोल सकता जी। रीजनल पार्टीज के प्रोमिनेंस में आना, फिर वो मंडल कमंडल का होना वीपी सिंह के जमाने में जी, और एक तरह से वोट पोलराइज हो गया था। फिर बाबरी मस्जिद का शहीद होना, और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो कमजोरी हम लोग की है, हम लोग का राजद के साथ अलायंस होना और कम सीटों पर लड़ना। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर आप लड़ेंगे नहीं वहां पर किसी को इंटरेस्ट होगा नहीं। तो वो उन सब सीट पर हम लोग बिल्कुल श्रिंक कर गए। आपने बहुत सारी वजहें बताई, लेकिन आपने उसमें ये नहीं कहा कि जनता के प्रति कमिटमेंट की कुछ कमी रह गई पार्टी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार में थी जी, आज से 20-22 साल पहले तक जी,
तो एक कंप्लेसेंसी सा आ गया था कि हमेशा कांग्रेस पावर में रहती थी, समझिए कि ऑपोजिशन बहुत ही नाम का हुआ करता था। बिल्कुल। और लोग आराम तलब हो गए थे, जनता के बीच में जाना कम कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देने की वजह से भी कांग्रेस की मिट्टी पलीद हुई? देखिए, ये कोई कांग्रेस की सिर्फ बात नहीं है। ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भ्रष्टाचार भी रहा है और नेपोटिज्म भी रहा है। तो खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में इन चीजों को देखा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो वंशवाद अपनाया वो दुनिया के दूसरे देशों से सबक लेकर अपनाया। देखिए, वंशवाद कोई बुरी चीज नहीं है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, तो उसमें कोई लोग उंगली नहीं उठाते, बोलते हैं चलिए और अच्छा है, तरक्की के बाप के क्लिनिक को संभाल रहा है। तब है कि खाली अपने बाप दादा के नाम पर नहीं, लेकिन अपने कारनामों से और अपने कामों से वो अपने को आगे बढ़ाए। तो आप बोल तो नहीं पाएंगे ईमानदारी से, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या राहुल गांधी इस देश में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, काबिलियत रखते हैं, या यह वंशवाद की इंतहा है? हमने शुरू ही में कहा कि वंशवाद अगर अपने को आदमी प्रूव करे तभी उसको जस्टिफाई कर सकता है, वरना अगर कोई नाहल निकल जाए तो उसको बाद में आप अभी तो आपको क्या नाम है, हाइंडसाइट का वो है नहीं कि आप जान सकिएगा कि कौन अच्छा करे कौन खराब करे। लेकिन जिन लोगों ने नेहरू परिवार से प्रधानमंत्री रहे उनके कारनामे आप देखिए। अब तो ये हाइपोथेटिकल है कि ये अच्छे होंगे नहीं होंगे, हो सकता है बहुत अच्छे हो सकता है कि नाकाम भी हो, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या राहुल गांधी मनमोहन सिंह से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं? ये हाइपोथेटिकल चीज है कहना। हम समझते हैं कि इसका जवाब सबसे अच्छा राहुल जी खुद दे सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि अगर राहुल गांधी 12 बजे रात में चाहें तो 12 बजे रात में उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली मिलेगी। देखिए, राहुल जी कभी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जिसके वजह से उनको बाद में। राहुल जी के चाहने की बात नहीं, ये आपकी पार्टी के चाहने की बात है। इस तरह के बयान से ये तो पता चलता है ना कि आपकी पार्टी का एक बड़ा तबका सोनिया जी के साथ जो है खास करके, वो क्या चाहता है। देखिए, हम नहीं समझते हैं कि राहुल जी को एक बार प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उनके खुद का ये नेचर है। उनको कैबिनेट बर्थ ऑफर किया गया, मंत्रालय ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस में और एनएसयूआई में और जनरल सेक्रेटरी होकर के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को समझें, लोगों के बीच जाएं, उनकी दुख दर्द को समझें, हिंदुस्तान के नब्ज को जाने। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी को एक बैग जो है प्रधानमंत्री नहीं बना देना चाहिए? ये हम नहीं कह रहे हैं, राहुल जी खुद कह रहे हैं, खुद कहते हैं। ठीक है, तो हम यह मानकर चलें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर ऐसी परिस्थितियां इस मुल्क में बनी कि एक बार फिर से यूपीए की सरकार बनी, तो राहुल गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने आप को आगे नहीं करेंगे, पीछे रहेंगे और किसी प्रणब मुखर्जी जैसे नाम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में ये कोई किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं चलती है। अगर सारे लोग सीएलपी बैठ करके ये निर्णय करें कि राहुल जी को बनना है तो वो बनेंगे। हम समझते हैं कि 7-8 साल के मेहनत के बाद और जिस तरह से यूपी में मेहनत किया, रिजल्ट भले बहुत अच्छा नहीं आया हो, लेकिन फिर भी पहले से इम्प्रूवमेंट है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो राहुल जी को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, तो उस मेहनत के पुरस्कार के तौर पर उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दे देनी। हम ये नहीं कह रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि अगर वो बने, अगर वो ऐसा हुआ तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हम समझते हैं कि जिस तरह का एक्सपोजर उनको मिला है, अगर यूपीए 3 आती है, अगर सारे लोग जो कांग्रेस के कोर ये हैं, अगर उन लोग चाहते हैं तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और राहुल गांधी और नीतीश कुमार में कौन बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता है? भाई, नीतीश कुमार जी जदयू के कितने सीट हैं? मैं योग्यता की बात कर रहा हूं, सीटों की बात अभी अलग करते हैं। क्या प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं नीतीश जी आपकी नजर में? देखिए, नीतीश जी बहुत काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काबिल हैं। लेकिन उन्हीं के सरकार में जिस तरह की चीजें हो रही, जिसको हम लोग पोल खोल यात्रा में मैं उस पर बाद में आऊंगा। राहुल गांधी अधिक काबिल हैं या नीतीश कुमार अधिक काबिल हैं? देखिए, ये कोई कंपेयर करने का, अभी दोनों अगर प्रधानमंत्री बन करके 5-5 साल कर लेते तो आपको बताने में आसानी होती कौन ज्यादा अच्छा नहीं। लेकिन एक आदमी मुख्यमंत्री बन चुका है और एक आदमी कुछ भी नहीं बना है, एक पार्टी के महासचिव और सांसद के अलावा। इसलिए तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी मुख्यमंत्री बन करके एक
टर्म पूरा करके दूसरे टर्म में है। दूसरे आदमी को कैबिनेट बर्थ दिया जा रहा है, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं अभी हमको और। तो इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि एक आदमी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, दूसरे आदमी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। राजीव गांधी जी विदाउट एक्सपीरियंस आए और हम समझते हैं कि उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हिंदुस्तान में हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए सारी चीजें अनुकूल हैं। अनुकूल है, क्यों नहीं है? अगर हम आपसे पूछें पांच वो सबसे बड़ी खासियतें जिसकी वजह से राहुल गांधी एक अच्छा प्रधानमंत्री हो सकते, 5 खासियतें। एक तो सारे दुनिया जानते हैं कि वो ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा, ऑनेस्ट मतलब पैसे के मामले में नहीं, लेकिन अपने दिल और दिमाग में जो बात है पैसे के मामले में ऑनेस्ट नहीं है। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो है ही है, वो तो विदाउट सेइंग पैसे की जरूरत भी नहीं है। ऑनेस्टी मतलब के जो उनके जहन में है उस चीज को ऑनेस्टली, वो कन्विक्शन है उनको और उसको कर। चलिए, एक ऑनेस्टी हुई। दूसरी उनके पास एक्सपीरियंस अब हो गया है। 6-7 साल से उन्होंने मेहनत किया। अब हो गया मतलब कि 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ऑर्गेनाइजेशन में, यूपी में चुनाव में, पूरे हिंदुस्तान में जा करके सबसे। ठीक है। तीसरी विरासत एक होता है कि विरासत। चलिए, ठीक है। हाँ, को तैरना कोई नहीं सिखाता। राजीव गांधी ने भी कहा था अमेरिका में जाकर। यही चौथी कि जो चीज जो भी खूबी होनी चाहिए उनको सारी चीज मौजूद है। तो तीन के बाद आप चौथी नहीं बता पा रहे हैं। 3 चीजें तो आपने बताया। अगर आपको आपके ब्लड में पॉलिटिक्स है और ये तीसरा पॉइंट आपका था, ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है? वो भी दुनिया देखे हुए विजन है, वो भी हिंदुस्तान को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही आप बोलेंगे 10 पॉइंट नहीं, मैंने कम से कम 5 खूबियां तो हो। सारी खूबियां के हामिल हैं, सारी खूबियां उनके अंदर। तो कैसर साहब, क्या आपको ये लगता है कि प्रणब मुखर्जी का नाम आपकी पार्टी में राष्ट्रपति के लिए इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का रास्ता साफ रहे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस चीज को प्लान करके उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए या नहीं बनाया, वो भी अभी तक क्लियर नहीं आएगा। तो एक सवाल का लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। नीतीश कुमार राहुल गांधी जितने योग्य प्रधानमंत्री नहीं साबित होंगे अगर उनको मौका मिला तो? देखिए, जो चीज क्वांटिफाइड नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है जी, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। राहुल जी के बारे में हम बोल रहे हैं कि राहुल जी बहुत बेटर प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो हम समझते हैं कि वो ऑनेस्ट जवाब नहीं होगा, क्योंकि नहीं, लेकिन ठीक है। कैसर साहब, आप राहुल जी के बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं, इतना तो आप नीतीश कुमार को भी जानते ही है ना। आप इस राज्य में रहकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमने तो कहा रेलवेज में थे तो उन्होंने अच्छे काम किए और बिहार में भी उन्होंने अच्छे काम किए जी। इसमें कहीं से हमने गुरेज नहीं किया, हमने तो कहा कि इज गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब उन्होंने अच्छे काम किए तो पोल किस बात की आप खोल रहे हैं? हर चीज कोई अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको कैग रिपोर्ट में आप जाइए, उसमें कहा गया है कि 1910-11 में 25,000 करोड़ रुपए की अनियमितता है जी। उसको नीतीश जी क्यों नहीं सीबीआई से जांच करा रहे हैं? जब तो महबूब अली कैसर आधे नीतीश कुमार के साथ हैं, आधे खिलाफ हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी, हम अगर कितना भी अच्छा इंटेंशन लेके काम करें, लेकिन अगर उसको डिलीवर नहीं कर पाए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो, तो ठीक है, उनको पॉइंट से जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अच्छे काम भी किए। लेकिन जो खामियां हैं, जो हजारों करोड़ का लूट हो रहा है, इसको भी तो उजागर करना एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का काम है। कैसर साहब, अभी बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कैसर साहब से पूछेंगे कुछ और नुकीले सवाल, कुछ और चुटीले सवाल।